और पीओके से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पीओके के सभी एंट्री रूट को बंद किया गया है और बताया जा रहा है कि पीओके संयुक्त कार्रवाई समिति का यह ऐलान है। आज से पीओके के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हम कर रहे हैं। अब सभी प्रवेश द्वारों पर होगा धरना। और एक और बड़ी खबर यह है कि पीओके में अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। जी हां, आमने सामने है। पीओके में आज से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा धरना दिया जा रहा है। पीओके में आज से लंबे मार्च का ऐलान भी किया गया है। सभी एंट्री रूट पर आज से धरना होगा। पीओके संयुक्त कार्रवाई समिति का ऐलान जंग। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश निरस्त करना होगा। और वहीं मीरपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। काले कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं लोग। मीरपुर में लोगों की सरकार को अल्टीमेटम, काला कानून वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये देखिए सड़कों पर कितनी तादाद में लोग उतरे हैं और ये गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ, जिसके विरोध में आवाज बुलंद की जा रही है। तो हजारों की तादाद में बस यही आवाज निकल रही है कि अब पीओके छोड़ो पाकिस्तान। आज से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ एक डिसाइसिव, एक निर्णायक जंग शुरू हो रही है। पीओके के सभी रास्तों को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब आपको समझाते हैं आखिर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी क्यों है और क्यों आवाम ने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया है। आइए आपको बताते हैं। पीओके छोड़ो पाकिस्तान, ये आवाज बुलंद हो रही है। देखिए पहली बड़ी परेशानी जो कि विकराल है, महंगाई 38% से ज्यादा है इनकी सरकार में, शाहबाज सरकार में। बुनियादी ढांचा, बेरोजगारी दर, पाकिस्तान को यह डर है पीओके हाथ से न निकल जाए। लोगों के विद्रोह से घबराया हुआ है पाकिस्तान की जो हुक्मरान है। 25% के आसपास सड़क, स्कूल, बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है। बुनियादी ढांचा कमजोर है, अस्पताल तक नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और पाकिस्तान को यह डर है कि जब हम मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हैं पीओके के लोगों को, तो कहीं पीओके उनके हाथ से न निकल जाए जनता के विद्रोह के चलते। और वहीं पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जारी है। पाक सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग। 24 घंटे में बढ़ा है विरोध प्रदर्शनों का दायरा। काले कानूनों के खिलाफ पीओके में विरोध तेज होता जा रहा है। और पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान को अब सीधा संदेश दिया है, यानी अब पीओके में पाकिस्तान की तानाशाही और जुल्म नहीं चलेगा। और पीओके की हालत पर नागरिकों में भारी गुस्सा है। तानाशाही वाले कानून के खिलाफ बगावत बढ़ गई है। भारी महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा है। बेरोजगारी से विद्रोह के हालात बन गए हैं। सुरक्षा बलों के उत्पीड़न के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। हजारों की तादाद में नारेबाजी हो रही है। तबाही के लिए सेना, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिजली, देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। बिजली छोड़ो, आटा छोड़ो और हमारा पीछा छोड़ो, ये नारेबाजी हो रही है। जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये नारेबाजी हो रही है। और पूर्व राजनायक डॉक्टर दीपक वोरा ने पीओके के हालात को बेहद नाजुक इस वक्त बताया है और कहा है कि अब पाकिस्तान के लिए पीओके में चुनौती बढ़ गई है। जो भी उनके कानून है, और ये एक नहीं है, कई सारे हैं जिनके अगेंस्ट लोग हो गए हैं। चीज वो अपने आप को अब पाकिस्तानी बहुत कम मानते हैं। वो देख रहे हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं कि उनको कोई भविष्य नजर नहीं आता। तो देखिए, जैश सरगना मसूद अजहर पर भारत की पाकिस्तान को दो टूक। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। आतंकी मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान।
मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान, ये भारत की ओर से कहा गया है, क्योंकि एक ऐसा वीडियो सामने आया मसूद अजहर का जिसमें सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक जगह पर वो नजर आ रहा है। और अब आपको विस्तार से बताते ये हैं कि आखिर आतंकी मसूद अजहर से जुड़ी ताज़ा मामले में अब इस वक्त अपडेट क्या है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर कई सवाल हैं मसूद अजहर को लेकर। दरअसल बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर देखा गया, पब्लिक प्लेस पर देखा गया। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहरीली तकरीर भी उसकी तरफ से दी गई। आतंकी मुल्क दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। मसूद की लोकेशन अब तक पाकिस्तान छिपाता रहता था, लेकिन अब खुलेआम वो सामने आ गया। मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत ने दो टूक कह दिया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी फटकार आई है। पाकिस्तान का ये जो दोहरापन है, दोगलापन है, वो फिर उजागर हो गया है पूरी दुनिया के सामने मसूद अजहर के मामले में। और यूएन से नामित आतंकवादी है, वांटेड है मसूद अजहर, वांटेड लिस्ट में है यूएन की। मसूद पर एक्शन होना चाहिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मसूद अजहर के मामले में जो इतने मामलों में लंबित था, 26/11 हमले को अंजाम भी उसी के जरिए दिया गया, मास्टरमाइंड वो था, और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के बहावलपुर में सार्वजनिक भाषण देने की खबरों के बाद भारत ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए भारत ने कैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और जमकर फटकार लगाई है। Terrorist, he is a UN designated terrorist. We demand that strong action be taken against him, that he be brought to justice. There has been denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if the reports are correct, then it exposes the duplicity of Pakistan. Masood Azhar is involved in cross-border terror, attacks in India, and we want that strong action being taken against him. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को आपने सुना, उन्होंने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। और बहावलपुर में जैश सरगना मसूद अजहर का भारत के खिलाफ जहर उगलना पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ऐसे में आपको समझाते हैं कि जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में जो भारत का दुश्मन बैठा है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर जो हमला किया था, वो जैश ने आतंकी हमला करवाया था। जैश के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। फिर 19 अप्रैल 2000 की बात करें तो श्रीनगर में सेना के 15वीं कोर मुख्यालय पर हमला किया था, वो भी, उसमें भी जैश का ही हाथ था। अक्टूबर 2001 में जैश ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक किया था, इसमें भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था। और 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हुए हमले के पीछे भी जैश का ही हाथ था। 18 सितंबर 2016 की तारीख उरी हमले में भी जैश ए मोहम्मद ही शामिल था, उसी ने उरी हमला करवाया था। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकी अटैक हुआ था, वो भी जैश ने ही करवाया था, और 7 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और वहीं मसूद का ठिकाना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर के 2 घर हैं। मसूद के घर के बाहर पाकिस्तान आर्मी की सुरक्षा है। मसूद का दूसरा घर जामिया मस्जिद के ठीक बगल में है। मसूद के दूसरे घर के बाहर भी पाकिस्तान की आर्मी तैनात रहती है। अब इस पूरे मामले पर भारत ने क्या कहा है? आतंकी हमलों में मसूद अजहर शामिल है, भारत में हमला करता है मसूद अजहर। वहीं मसूद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात भारत की ओर से कही गई है पाकिस्तान को। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुमित, मसूद अजहर को यूएन ने भी आतंकी घोषित किया है, और साथ ही साथ बैन लगा था कि सार्वजनिक मंच पर मसूद अजहर नहीं दिखना चाहिए। अब जो वीडियो सामने आया है कि पाकिस्तान के भीतर कैसे मसूद अजहर सामने आता है और खुलेआम स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, उससे एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। देखिए, एक बात तो सही है कि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, और ये पाकिस्तान को लगातार समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि भले ही पाकिस्तान ये कहता, अथॉरिटीज कहती हो कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान लगातार ये भी कहता है कि वो हमारे यहाँ नहीं, अफगानिस्तान में है। हालांकि उसको लेकर अफगानिस्तान भी डिनाई कर चुका है। लेकिन अब 20 साल के बाद जो वीडियो मसूद अजहर ने जारी किया, उसमें साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान में ही इन्वॉल्व है। लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी बता रही है कि उसकी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान में लगातार कई बार पाकिस्तान को बताई गई, इंडियन अथॉरिटीज ने लगातार उनसे शेयर किया, लेकिन पाकिस्तान हम हमेशा उसको डिनायल करता रहता। और भारत में कई बड़े आतंकी संगठन, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है,
लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसको डिनाई करता है। लेकिन ये बात जरूर तय है, एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है कि पाकिस्तान कैसे अपने आतंकियों को छुपाता है, कैसे उनको पनाहगाह देता है और कैसे लगातार उनकी मदद करता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और यही वजह है कि भारत ने ना सिर्फ ये एक बार फिर आईना पाकिस्तान को दिखाया कि आपका दौरा रवैया जो है वो किस तरीके से दोनों देशों के बीच में एक बाधा बन रहा है। लेकिन मसूद अजहर के वीडियो जारी करने के बाद, लगातार उसकी तहरीर देने के बाद ये साबित हो गया है कि वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, अब भारत ने एक बार फिर से दो टूक कह दिया है कि मसूद अजहर पर पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, लेकिन पाकिस्तान का यही रवैया रहा है, आतंकियों को पालता पोसता और उन्हें पनाह देता है। और भारतीय नौसेना के लिए अगला हफ्ता बेहद खास होने वाला है। नौसेना इसी सोमवार को रूस के कैलिनिनग्राद में अपने सबसे घातक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कमीशन करेगी। कैलिनिनग्राद में इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे और इस मौके पर रूस और भारत के कई बड़े अफसर, कई बड़े अधिकारी भी रक्षा विभाग के मौजूद रहेंगे। नौसेना के लिए नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बेहद उपयोगी माना जा रहा है। समंदर का ये नया शिकारी भारत रूस साझेदारी का बहुत अहम प्रतीक होगा, जिसके लिए भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर पाएगा। और अब INS तुशील की क्षमता और मारक क्षमता भी आपको बताते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, मारक क्षमता क्या है। INS तुशील 125 मीटर लंबा है, ये देखिए आपके सामने आ गया, और 3900 यानी 3900 आपको बता दें कि टन वजनी है। ये जहाज अपने घातक प्रहार के लिए जाना जाता है और मारक क्षमता गजब की है। ये रूसी और भारतीय तकनीक की वजह से ही बेहद घातक बन गया है और टारगेट पर सीधा असर करता है। INS तुशील मतलब समंदर का बाहुबली। जी हाँ, जहाज की जो लंबाई है, इसकी मारक क्षमता आपको बता रहे, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, तो इससे समझा जा सकता है कि जो समंदर में है भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। मारक क्षमता आपको बता रहे एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। ये रडार प्रणाली इसमें मौजूद है और ये टारगेट पर सीधा असर करती है। 9 दिसंबर को ये शामिल होगा, तो अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए। तो ये इसकी खासियत है और ये इसकी काबिलियत है, इसीलिए इसे समंदर का बाहुबली कहा जा रहा है। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं बिहार से। खबर है दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर हुए पथराव की वजह से तनाव बना हुआ है। मस्जिद के पास जमकर चले ईंट पत्थर, दो समुदायों में जमकर झड़प हुई है। हंगामे की वजह से झांकी को वहीं पर रोक दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो समुदायों के बीच झड़प की जानकारी है। बिहार के दरभंगा में पत्थरों की बौछार हुई है और दरभंगा में तनाव का माहौल है, इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस वक्त वहां पर शांति स्थापित पुलिस ने की। तो दरभंगा में इस वक्त तनाव की स्थिति और बिहार के दरभंगा में दरअसल दो समुदाय आपस में भिड़ गए। ये झड़प हुई और विवाह पंचमी का मौका था। विवाह पंचमी की झांकी के दौरान ही पथराव का आरोप लगा है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर लाठियां तक चला दी। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल इस वक्त तैनात है। इलाके के सीसीटीवी की जांच इस वक्त की जा रही है। तो 6 दिसंबर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल विवाह पंचमी का जुलूस निकाला जाना था और इसी दौरान ये पथराव की स्थिति बन गई, लाठियां तक चल गई। आखिरकार दरभंगा में हुआ क्या है आपको बताते हैं बिग बॉल के जरिए, जो इस वक्त डिटेल मिल रही है। क्यों दो समुदाय आपस में भिड़ गए, पूरी खबर आइए आपको समझाते हैं। दरअसल राम विवाह की झांकी निकलनी थी और इसी पर ही पथराव हो गया, हिंसा हो गई। पथराव के बाद मस्जिद के पास जमकर ईंट और पत्थर तक चल गए। दोनों समुदायों के बीच में आपस में भिड़ गए समर्थक। विवाह पंचमी की झांकी पर ये हिंसा हुई है। ये झांकी निकाली जानी थी। नगर थाना के बजीतपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, दरभंगा की। और दो समुदायों के बीच पहले बहस होती है, फिर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि माहौल देखते ही देखते खराब हो गया। पुलिस पत्थरबाजों की पहचान अब करने में जुटी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसके आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर पत्थरबाजों की तलाश होगी। सोशल मीडिया के वायरल वीडियो की, जो अब तक वायरल वीडियो सामने आए हैं, उसकी जांच भी की जा रही है। हिंसा की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो इस इलाके में, दरभंगा के इलाके में सीसीटीवी लगे हुए थे, उन फुटेज को खंगाला जाएगा। पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है और दरभंगा में
पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, फ्लैग मार्च निकाला है शांति के लिए, और राम जानकी की ये जो झांकी निकलनी थी उसी पर ही पथराव हुआ। अब इस वजह से बवाल आखिर क्यों हुआ, क्या कहना है दरभंगा प्रशासन का, आपको सुनवाते हैं। लेकिन तरौनी से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस जो है मतलब झगड़ा हुआ है, रुड़ेबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी है जिस क्षेत्र में आता है वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। देखिए वहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं, सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं, जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईडी ने मालेगांव मामले में अहमदाबाद और मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र और गुजरात के 7 ठिकानों पर 13.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। यह 7 जगहों पर ईडी की कार्रवाई पर नया खुलासा हुआ है। डमी संस्थाओं के खातों से निकाली गई भारी रकम, डमी खातों से निकाली गई। मुख्य आरोपी सिराज मेमन भी गिरफ्तार किया गया। हवाला नेटवर्क से तार जुड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है ईडी की जो की गई है। जब इस तरह से कैश बरामद होता है तो ईडी डिस्प्ले करती है, ईडी इस तरह कैश की गड्डियों के साथ। और गुजरात से महाराष्ट्र तक ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। पूरा अपडेट आपको देते हैं कि ईडी ने अब तक कहां-कहां कार्रवाई की है और बरामदगी क्या हुई है। मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी ट्रेल देखने को मिली है। इसके अलावा व्यापारी सिराज अहमद मेमन पर कार्रवाई हुई है, इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। मेमन पर मालेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मालेगांव पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खातों की जांच भी की जा रही है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, कथित धोखाधड़ी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसी वजह से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है ईडी की टीम। खुलासा क्या हुआ है, 21 अलग अलग संस्थाओं को लाखों रुपए अचानक से ट्रांसफर किए गए। ये डमी खाते रहे, डमी संस्थाओं के खातों से भारी रकम निकाली गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई। हवाला ऑपरेटर्स के अहमदाबाद, मुंबई, सूरत तक तार फैले हुए हैं, ये खुलासा हुआ है। जांच के दायरे में 170 से ज्यादा बैंक शाखाएं जो हैं वो शामिल हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा है और ईडी का बड़ा क्रैकडाउन है। और अब खबर बांग्लादेश से है। संत चिन्मय के समर्थन में उतरे हैं ईसाई धर्मगुरु। फादर रोसारियो ने चिन्मय को जमानत देने की अपील की है। रोसारियो ने यूनुस से जमानत की अपील की। चिन्मय प्रभु को भाई कहकर संबोधित किया। और इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश दौरे से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का बयान आया है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी पूरी नजर है, विक्रम मिस्त्री की तरफ से कहा गया। कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, विक्रम मिस्त्री की ओर से यह भी कहा गया। देखिए, विदेश मंत्रालय की पूरी नजर है। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा जारी है उस पर भारत का कड़ा रुख है और अब जो संबंधों में खटास आई है, अब देखना होगा कि बांग्लादेश को क्या कुछ कहा जाता है भारत की ओर से, कूटनीतिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक और झूठ सामने आया है। अब से पहले वो हिंदुओं से हिंसा की खबरों को इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा बता रहे थे। अब जब अल्पसंख्यकों की एक सभा में उनसे सवाल पूछा गया कि हमले कैसे रोकेंगे, अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित होंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को सिरे से ही खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं से हिंसा के सबूत दिखाने के लिए कहने लगे। यानी कि मोहम्मद यूनुस की नजर में बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है। इतनी हिंसा, इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता हावी है। खौफ और डर के साए में अल्पसंख्यक जी रहे हैं। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हैरत की बात यह है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार पूछते हैं, हिंदुओं से हिंसा हुई है तो उसके सबूत दिखाओ। बांग्लादेश में अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग में हिंसा पर उठे सवाल पर मोहम्मद यूनुस ने जो सफेद झूठ कहा वो आपको बता दें। मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा का कोई भी मामला हुआ हो तो उसका सबूत दीजिए।
पुख्ता जानकारी दिखाने के बाद ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंसा को सिरे से नकार रही है। वैसे भी वो एक दिन पहले ही इसे विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे चुके हैं। अब सोचिए, जब अंतरिम सरकार का मुखिया हिंदुओं से हमलों पर आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हो, तो ऐसे में देश में इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बल्कि यह रवैया उन कट्टरपंथियों को खुलेआम हिंसा की छूट दे रहा है, और वो भी ऐसा ही रहा है। मोहम्मद यूनुस को हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम आपको 10 ऐसे सबूत दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश में खौफनाक हालात को बता रहे हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 1। ये वीडियो चटगांव कोर्ट का है, जहां हिंदुओं को यूनुस की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये वही लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इन्हें लाठी डंडे से पीटा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। यूनुस साहब देख लीजिए, इन्हें इस सजा सिर्फ हिंदू होने की वजह से मिली, और आप कहते हैं हिंदुओं से हिंसा नहीं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 2। यह वीडियो भी चटगांव का बताया जा रहा है, जहां एक ही रात में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, भगवान की मूर्तियों को कट्टरपंथी जमात ने तोड़ डाला। एक के बाद एक लोग मंदिरों में घुसते गए और जो सामान मिला उसे लूट लिया और मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस लाख बुलाने पर भी नहीं पहुंची। उपद्रवी भीड़ रात भर तांडव मचाती रही, लेकिन यूनुस की पुलिस सो गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 3। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। ये हिंसा तब हुई थी जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच गई, क्योंकि कट्टरपंथी जमात हावी हो गई थी। उसके तुरंत बाद हिंदुओं से हिंसा शुरू हो गई थी। सैकड़ों घर जला दिए गए, हिंदुओं को मारा पीटा जाने लगा, लेकिन उस वक्त मोर्चा संभाल रही सेना ने कोई मदद नहीं की, बल्कि हिंदुओं से हिंसा को खुली छूट दे दी। ढाका से लेकर चटगांव तक घर जलाने की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 4। इस वीडियो में देखिए, एक महिला जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है, क्योंकि उसके दरवाजे पर कट्टरपंथी जमात के लोग मारने के लिए आ पहुंचे। इस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। जोर जोर से रोते हुए ये जैसे तैसे भाग जाती है। खबर आई थी कि इसके घर के दूसरे लोगों को मार दिया गया था, लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। उन्हें मारने वाले भी नहीं पकड़े गए। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 5। हालात कितने खौफनाक हैं, इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें चटगांव से आई थी। वहां कट्टरपंथी लोगों की भीड़ सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकली और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसके अलावा इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर नारेबाजी की जा रही थी। ये गली गली में घूमकर हिंदुओं को डरा रहे थे, जबकि हिंदू परिवार वहां से भाग गए, क्योंकि ये भीड़ उन्हें मारने पर उतारू थी। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिसमें साफ साफ हिंदुओं से हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सबूत चाहिए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जब हिंदुओं को बीच सड़क पीटा गया, उन्हें धमकाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, घरों में आग लगाई गई, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस धर्मगुरु से मिलकर उन्हें इंसाफ का भरोसा देने के बजाय कह रहे हैं कि पहले हिंसा के सबूत इकट्ठा करो, फिर इंसाफ की बात करना। अब सोचिए उस देश का हाल क्या होगा जहां सरकार अंधी हो चुकी है, उसका सलाहकार सफेद झूठ बोल रहा है सिर्फ कट्टरपंथी जमात और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। यानी मोहम्मद यूनुस इन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं से हिंसा पर खामोश हैं और भारत विरोध की सारी सीमाएं लांघ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो एक तरफ तो अल्पसंख्यकों से हिंसा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की पहचान को मिटाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रही है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर चल निकला है, जहां सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेशी अस्मिता का है, जिसको लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर क्या जब नया मुल्क बना था, ये उस वक्त के हालात बन चुके हैं। एक या दो नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जो मोहम्मद यूनुस की आंखों पर चढ़े कट्टरपंथ के चश्मे को हटा देंगी। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस जिद ठान बैठे हैं कि वो इतने खून खराबे और हिंदुओं से अत्याचार पर ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना इंसाफ का भरोसा दिलाएंगे, लेकिन सच तो सच है, वो छुप नहीं सकता। आपको दिखाते हैं मोहम्मद यूनुस के सफेद झूठ को बेनकाब करने वाली तस्वीरें, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 6। इस वीडियो में देखिए, जब एक हिंदू पत्रकार पर हमला करने के लिए उपद्रवियों की भीड़ आगे बढ़ती है तो वो कार में बैठकर अपनी जान बचाती है। ये पत्रकार मुन्नी शाह हैं और यूनुस राज में हिंदू टारगेट पर हैं। इसीलिए भीड़ इन्हें देखकर नारेबाजी करती है, धमकाती है, हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये जान बचा पाई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 7। ये बांग्लादेश के शेरपुर से आया वीडियो है, जहां कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं के घर और खेत जला दिए। इस दौरान वहां पड़ने वाली मजार भी तोड़ डाली, क्योंकि वो किसी शिया मुस्लिम से जुड़ी थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हर तरह की पूजा और धार्मिक स्थल का विरोध कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 8। इस वीडियो में देखिए कैसे एक हिंदू युवक को बीच सड़क उठक बैठक करवाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू है। वहां कुछ कट्टरपंथियों ने बीच बाजार हिंदू होने की सजा दे डाली। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 9। ये वीडियो भी बांग्लादेश के खगराचरी से आया है, जहां एक हिंदू महिला की बर्बरता से हत्या कर दी गई। घर का सामान लूट लिया गया। कट्टरपंथी जमात से जुड़े लोग रानी दास के घर में रात में घुसे थे और उसे मार दिया। हत्या इसलिए की गई कि महिला का बेटा सनातन जागरण पंथ से जुड़ा था, यानी हिंदू होने की सजा पूरे परिवार को दी गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 10। ये तस्वीर चटगांव से आई है, जहां इस्कॉन का बोर्ड उतार दिया गया और धमकी दी गई कि इस्कॉन बंद नहीं किया तो हिंदुओं को मार काट देंगे। इसी तरह कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास के साथ 19 सदस्यों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया। यानी सिर्फ हिंदू होने पर ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंसा से जुड़े सबूत चाहिए। मोहम्मद यूनुस का एक और सफेद झूठ आपको दिखाते हैं। जब धर्म गुरु की सभा में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूछा कि हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, तो जवाब में मोहम्मद यूनुस गोल गोल बातें करने लगे। अब सोचिए, मौजूदा दौर में हिंदुओं में कितना डर है कि वो सर्वधर्म सभा में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू पहचान उजागर होते ही वहां के कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उन्हें नोचने दौड़ पड़ते हैं। और मोहम्मद यूनुस को
हिंदुओं से हिंसा के सबूत चाहिए, तब जाकर वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। यानी कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो बेहद असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। शादरा इलाके में फायरिंग हुई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। विश्वास नगर में 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है। शादरा इलाके की पूरी घटना है। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दिल्ली से ये खबर आपको दे रहे हैं। 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है हमलावरों की ओर से। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, ये दिल्ली में हो क्या रहा है? क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह का मामला है। वॉक के लिए एक कारोबारी अपने घर से निकले थे। जिस वक्त वॉक करे थे उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 शख्स आते हैं और तकरीबन 8 से 9 राउंड फायरिंग व्यापारी के ऊपर की जाती है। अभी फिलहाल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस इस एंगल पर तफ्तीश कर रही है कि क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं है। दरअसल बर्तन का कारोबार है इनका। विश्वास नगर इलाके के रहने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से जितेंद्र, एक अपडेट आई है कि जिस व्यक्ति पर फायरिंग की गई है उनकी मौत हो गई है अस्पताल में। जी बिल्कुल, देखिए 8 से 9 राउंड फायरिंग की गई थी। अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल व्यापारी की जो मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस जितने भी इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज को खंगाल रहे ताकि पहचान करी जा सके कि आखिरकार हमलावर कौन थे। साथ ही परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है, ये पता चल सके कि आखिरकार कत्ल का मकसद क्या था। पुरानी रंजिश पुलिस को फिलहाल इस पूरे मामले में लग रही है अब तक, और उसी एंगल से पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। तो देखिए, कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शादरा इलाके की घटना है। दिल्ली में बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान कारोबारी पर तकरीबन 7 से 8 राउंड फायरिंग की। और अब राजनीतिक खबर। इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया है। गठबंधन में नेतृत्व और समन्वय की भारी कमी है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, टीएमसी के नेता, उनकी ओर से भी कहा गया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर होना चाहिए। बंगाल में रहकर ही इंडिया का नेतृत्व कर सकती हूं, ये भी ममता बनर्जी की ओर से इशारा किया गया है। रविशंकर दत्ता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ममता बनर्जी ने इशारों में बड़ी बात कही। इससे पहले टीएमसी के समर्थक भी, नेता भी लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर होना चाहिए, और अब ममता बनर्जी ने खुद कह दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कल ये कहा है कि अगर उनको चांस दिया जाता है, अगर सब कोई राजी होते हैं, तो वो इंडिया को लीड करने के लिए राजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी इंडिया जो गठबंधन है उसका बड़ा हिस्सा है और उनको पता है उनका तजुर्बे से कि कैसे एक गठबंधन को रन करना है। एक तरफ जहां वो अभिषेक बनर्जी की दिल्ली पॉलिटिक्स को संभालने के लिए वहां पे भेजे हैं अपना प्रतिनिधि करते, वहीं ममता बनर्जी ने कल ये कहा कि मुझे, अगर मैं इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन होता हूं, जो कि उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा, उन्होंने कहा मुझे बंगाल की बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बंगाल से बैठ के पूरा कर सकता हूं। अब ये इंडिया गठबंधन इसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है, कांग्रेस है, बाकी भी लेफ्ट है, बाकी भी पार्टीज है, वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। लेकिन अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अगर चेयरपर्सन होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही मान के चल रही, और इंडिया गठबंधन और आने वाले दिन में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ये एक बड़ा ताकत साबित हो सकता है। बड़ी बात आपने कही है। रविशंकर दत्ता जो इंटरव्यू दिया है ममता बनर्जी ने, उसमें उन्होंने इशारा तो कर दिया कि मैं लीडर बन सकती हूं और मैं सब बंगाल से ही हैंडल कर सकती हूं। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता क्या कुछ कहते हैं। शुक्रिया। और बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। हम तो बार बार कह रहे थे कि ये जो अलायंस है ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है, ये अवसरवादिता का अलायंस है, और अब वो बात एकदम सामने दिखाई दे रही है। वास्तव में इस अलायंस का कोई वजूद ही नहीं है, ये अपनी सुविधाओं के लिए बनाया गया था, जो धीरे धीरे टूटता दिखाई दे रहा है।
और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। केरल के कोच्चि में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा संसाधनों वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा और कमजोर वर्ग को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। In a society which has inequity, those with more power will use their liberty to promote actions which are detrimental to those with less power. If speech is completely free, those with more resources and power will drown all other voices with their narrative. Free speech is a constitutional aspiration and guarantee. But what would happen even when that narrative is hateful? Liberty, therefore, will destroy equality. Similarly, if all people are given equal treatment without recognizing the inherent maldistribution of resources in society and life opportunities, equal treatment will allow those who are resourced to benefit over those who lack social and cultural capital.